सो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सुनो। आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 अकाउंटेंसी बेसिक टर्म्स। ठीक है, अकाउंट्स में आपके जब तक कॉमर्स फील्ड में रहोगे ना तब तक ये सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, और ये सारे वर्ड्स अगर तब तक आपको सुनने को मिले तो इसका मतलब तो जानना जरूरी है। ठीक है, आई नो ये सारा वर्ड्स आपके बुक में होगा लंबा चौड़ा डेफिनेशन मीनिंग के साथ, लेकिन मतलब इन सिंपल वर्ड्स इन सिंपल टर्म्स क्या लिखा है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है ना, तो बेसिक वे में, नॉर्मल वे में, सिंपलेस्ट वे में मतलब भी जानो। ठीक है, मैं यहाँ मीनिंग डेफिनेशन नहीं लिखाने वाली हूँ, किसी भी टर्म्स का कोई भी एक वर्ड ऐसा नहीं है जिसका मैं मीनिंग डेफिनेशन यहाँ पे लिखाऊंगी। वो सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है, आपके पास ये मोटे मोटे बुक्स हैं अकाउंट्स के। ठीक है, तो आप मीनिंग डेफिनेशन नोट्स बनाना है तो वहां से लिख लेना, मतलब समझना है इन सिंपल फॉर्म तो यहाँ समझो। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है एंटिटी। ठीक है, एंटिटी दिख रहा होगा, फर्स्ट वर्ड है एंटिटी। तो कोई भी ऐसा फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस जो रन किया जाता है फॉर प्रॉफिट मोटिव, पैसा कमाने के लिए, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस हो गया, बिजनेस फर्म्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप एंटिटी समझ में आया हो। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन ना बताता है रिलेशन बिटवीन कस्टमर सप्लायर्स के बीच के रिलेशन को बताता है, या फिर रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड बिजनेसमैन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बिजनेसमैन एंड सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, उसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन। ठीक है, नाउ अब देखो ट्रांजैक्शन का फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल बोले तो गुड्स परचेज्ड बाय एक्स फ्रॉम ABC लिमिटेड ₹10,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, चलो लिखते हैं। ठीक है, देखो गुड्स परचेज्ड बाय मिस्टर A फ्रॉम ABC लिमिटेड वर्थ ₹10,000। ठीक है, तो ये रिलेशन बता रहा है, ट्रांजैक्शन हम इसी को तो बोलते हैं। गुड्स परचेज्ड बाय मिस्टर ए, मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किया कहां से? फ्रॉम ABC लिमिटेड, कितने का? 10,000। रिलेशन बताया, ये कस्टमर है, यहां से खरीदा, ये बिजनेस फॉर्म है। ठीक, रिलेशन बताया, तो इसी को तो बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन। ठीक है, समझ में आया होगा ट्रांजैक्शन का मतलब। ठीक है, नाउ एसेट, तो वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज which can be seen, touched, felt are known as assets. वो सारे economic resources which can be seen, touched or felt are known as are known as assets. ठीक है, तो assets या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि assets उसको बोलते हैं जो आगे हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प हमको दोनों एसेट्स कर सकता है। एसेट दो टाइप के होते हैं, कैपिटल नेचर के भी, फिक्स्ड नेचर के भी, मतलब करेंट नेचर के भी एंड नॉन करेंट नेचर के भी। ठीक है, तो करेंट एसेट्स होते हैं एंड नॉन करेंट एसेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब करेंट एसेट्स उसको बोलेंगे जो बहुत ज्यादा टाइम तक मेरे पास नहीं रुकता है, मतलब एज फॉर एग्जाम्पल जिस गुड्स पे हम डील कर रहे हो। ठीक है, लाइक सपोज मेरा स्टेशनरी का शॉप है, मार्कर मैंने खरीदा। ठीक है, अब ये मार्कर तो मैंने सेल्फ यूज के लिए नहीं लिया है, आगे रीसेल करना है तो ये मार्कर बहुत ज्यादा दिन तक तो टिकेगा नहीं मेरे पास। ठीक, आया उधर से मैंने परचेज किया, फिर आगे रीसेल किया। ठीक है, तो जिस भी गुड्स पे डील हो रहा है, ठीक है, बिजनेस में, वो सारे आपके करेंट एसेट्स कहलाएंगे। चालू जिसको बोला जाता है, चालू क्या एसेट को क्या बोला जाता है हिंदी में नहीं पता यार, मतलब आते जाते रहते हैं जो। ठीक है, उसके बाद है नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स उसको बोलेंगे जो ऐसे आते जाते नहीं रहते हैं, फिक्स्ड नेचर के होते हैं, जो लंबे समय तक मेरे बिजनेस में रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरे को आगे प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स, अगर व्हीकल का यूज हो रहा है बिजनेस में तो व्हीकल। ठीक है, समझ में आया? प्लांट, बिल्डिंग,
ठीक है, समझ में आया? तो करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स समझ में आया होगा। एसेट दो तरह के होते हैं, ठीक है, चलो लिख कर ही लेते हैं। करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स, ठीक। नाउ लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज, अब देखो हमने इसमें डील कर लिया, इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, अब बारी है इसका। तो लायबिलिटीज, लायबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोलते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे भी लायबिलिटी टर्म आया समझना रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कर रहे हैं। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो बिजनेस ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नाउ लायबिलिटी भी दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्या? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वैसे लायबिलिटीज को बोलेंगे, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोलेंगे जिसको हमको 1 साल के बाद चुकाना है, ठीक है। जैसे बैंक लोन्स है, अगर ऐसे लोन्स है मेरे पास जो मेरे को 1 साल के बाद वापस करना है, लौटाना है, चुकाना है, तो वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुआ, बैंक से मैंने लोन लिया है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं टाइम पे उसको चुकाने का, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ लोन्स हैं, जरूरी नहीं हम बैंक से लें, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अपने फ्रेंड से ही लिए हैं, ठीक है, कुछ पैसा उधार अपने फ्रेंड से लिया है मैंने, तो उसको मेरे को 1 साल के बाद चुकाना है, तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नाउ वैसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी उसको बोलते हैं जैसे, फिर वही बात, कहीं से मैंने पैसा लिया है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा जो मेरे को चुकाना है आगे जाकर, ठीक है, तो अगर 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है मेरे को वो पैसा, तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का कितना होता है? आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर, और ये विद इन 1 ईयर हमको चुकाना हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। नाउ कैपिटल, तो कैपिटल उसको बोलते हैं जैसे मेरा एक बिजनेस है, मतलब मेरे को अगर बिजनेस कोई भी चीज का ओपन करना है, कोई भी चीज का शॉप ओपन करना है, ठीक है, तो जो पैसा मैं एज अ ओनर उसमें इन्वेस्ट करूंगी, जो पैसा मैं एज अ ओनर उसमें इन्वेस्ट करूंगी उसको बोलेंगे कैपिटल। तो कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी, ठीक है। जो पैसा बिजनेस ओनर मतलब मालिक इन्वेस्ट करता है, लगाता है अपने बिजनेस में, कोई भी टाइप का बिजनेस में लगाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल या पूंजी, ठीक है। नाउ सेल्स, तो सेल्स जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा स्टेशनरी का शॉप है अगर, तो मैं ये मार्कर ला रही हूं, इसको बेच रही हूं, तो इसको जब मैं बेचूंगी वो कहलाएगा सेल्स। जिस गुड्स पे मैं डील कर रही हूं, ठीक है, जिस भी गुड्स पे एक बिजनेसमैन डील करता है उस गुड्स को अगर बेच रहा है वो, तो वो कहलाता है उसका सेल्स, ठीक है। और टोटल सेल्स अगर कैलकुलेट करना हुआ तो टोटल सेल्स मतलब अगर दिन का कैलकुलेट करना हुआ तो दिन भर में मैंने कितना स्टेशनरी आइटम्स बेचा है, ठीक है। महीने का कैलकुलेट करना हुआ तो मंथ में कितने स्टेशनरी आइटम्स बेचा है, वही। नाउ परचेजेस, नाउ परचेजेस क्या होगा? फिर से वही एग्जांपल, मार्कर मैंने कहीं से खरीदा है, ठीक है, कहीं से खरीदा है तो वो भी परचेजेस मेरा कहलाएगा, ठीक है। या फिर ये तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस फर्म ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि ये मैंने खरीद के लाया तो ये परचेजेस कहलाया मेरा, ठीक। अगर मेरे पास से ये मार्कर लेकर जा रहा है, जैसे आप खरीद रहे हो, तो आपके लिए भी ये परचेजेस ही कहलाया, ठीक है। सेल्स तो मेरे हम कहेंगे ना इसको, हम बेच रहे हैं तो, ठीक है। नाउ फिक्टिशियस एसेट्स, तो फिक्टिशियस एसेट्स उसको बोलते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। लाइक एग्जांपल, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। गुडविल नाम जो कमाया है अपने बिजनेस में, उसको आप छू तो नहीं सकते हो, देख तो नहीं सकते हो, अच्छा इतना सुंदर नाम है मैंने कमाया, नहीं, उसको बस फील किया जा सकता है ना, तो वही कहलाता है फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। फिर है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का नॉर्मल मतलब हुआ क्या? खर्चे, जो भी खर्चे हो रहे छोटे मोटे आपके बिजनेस में, ठीक है। कोई आ गया आपका रिलेटिव तो आप चाय पिला रहे हो उसको,
गर्मी बहुत है अभी, तो कोल्ड ड्रिंक मंगा कर पिला रहे हो, ठीक है। आप दिन भर सुबह से शाम तक दुकान में रह रहे हो, आपने गन्ना का जूस पी लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी, बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में वो, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर मतलब बड़े खर्चे को बोला जाता है एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया हो उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं, चलो इससे क्लियर होगा, ठीक है। देखो एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, ऐसे खर्चे को एक्सपेंडिचर बोलते हैं जो मैंने प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया हो, ठीक है। वो सारे खर्चे मुझे हेल्प करेंगे प्रॉफिट अर्न करने में। तो 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। अब कैपिटल नेचर के खर्चे वो होते हैं जो कैपिटल गुड्स खरीदने में मेरे खर्चे हुए हो। लाइक एग्जाम्पल, मैंने फर्नीचर खरीदा, कैपिटल नेचर का है, फिक्स नेचर का है, लंबे समय तक रहेगा। ऐसा तो नहीं आज फर्नीचर खरीदा कल खराब हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा, 10-15 साल तक तो रहेगा। मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए, ताकि बिजनेस में हेल्प हो, ठीक है, कोई एक कार खरीदी है तो चलो वो भी लंबे समय तक टिकने वाला है। कंप्यूटर खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, लंबे समय तक टिकने वाला है, ठीक है। तो वो सारे खर्चे जो हेल्प करे मेरे को आगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और जो फिक्स नेचर के हो, जो लंबे समय तक टिकेंगे, जो चीज कैपिटल नेचर के हो, वो कहलाते हैं कि अगर ऐसे चीजों में मैंने खर्च किया है तो वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, ये मार्केट में खरीद कर लाई हूँ कहीं से, खर्चा तो वहां भी हुआ, ठीक है। अब खरीद कर लाई हूँ, खर्चा उधर हुआ, तो ये भी तो मेरे को हेल्प करेगा आगे प्रॉफिट अर्न करने में, ठीक है। भले ये मेरे पास बहुत ज्यादा समय तक ना रहे, ठीक है, लेकिन हेल्प तो करेगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसको बोलेंगे हम रेवेन्यू नेचर। जैसे जिस भी गुड्स में एक बिजनेसमैन डील कर रहा है, उस गुड्स को खरीदने में उसको जो भी खर्च हो रहा है, या फिर उस गुड्स को बनाने में उसको जो भी खर्च हो रहा है, वो होता है रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। नाउ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मतलब क्या, इंसिडेंटल प्रॉफिट। इंसिडेंटल मतलब लाभ एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है लॉस, नहीं गेन। तो गेन किसको बोलते हैं, लाभ, गेन भी लाभ को बोलते हैं। प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या है, तो प्रॉफिट इंसिडेंटल प्रॉफिट होता है कि चलो अचानक से लॉटरी लग गया, अरे मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो गया, इंसिडेंटल हुआ। लाभ जो आपका नॉर्मल नेचर का हो, ठीक है, गेन उसको बोलते हैं, ठीक। नाउ लॉस, तो लॉस मतलब तो हानि, आप लोग समझते हो, ठीक है। लॉस हो गया मेरे को आज बिजनेस में, चलो 5,000 का लॉस हो गया, ये हो गया, मतलब हानि, ठीक है। नाउ डिस्काउंट, डिस्काउंट किसको बोलते हैं, जब जिस प्राइस पे आप सामान बेच रहे हो, अगर उसको थोड़ा भी 5%, 10% कम करके आप अगर बेचो, ठीक है, फर्दर बेचो सामान को, तो उस 5%, 10% जो आपने क्या कम किया है प्राइस, उसको बोलेंगे डिस्काउंट, ठीक है। प्राइस वैल्यू में जो कम कर रहे हो, कम वैल्यू कर रहे हो, तो उसी कम वैल्यू को ही डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे 14 लिखा था मैंने, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, पता नहीं नेक्स्ट अब कितना नंबर तक होगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट है वाउचर। तो वाउचर किसको बोलते हैं, रिसिप्ट। कहीं भी कोई भी दुकान से आप कुछ खरीदते हो, वो रसीद आपको देता है ना, रिसिप्ट देता है। स्कूल में, चलो स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में फी पे करते हो, वहां से रिसिप्ट मिलता है, तो उसको ही वाउचर बोलते हैं, ठीक है। इन अकाउंटिंग टर्म्स किसको बोलते हैं, रसीद या फिर रिसिप्ट को, ठीक है। नाउ गुड्स किसको बोलेंगे, गुड्स जिस चीज में, जिस स्पेशल गुड्स में आप डील कर रहे हो, जैसे मैंने बोला स्टेशनरी का शॉप है मेरा, मैं स्टेशनरी आइटम्स में डील करूंगी, ठीक है। तो स्टेशनरी आइटम्स सारा जो भी आता है स्टेशनरी वर्ड के अंदर, कॉपी, बुक्स, पेन, पेंसिल, मार्कर, स्केल, रूलर, कलर, ये वो बुक्स, मतलब जितना भी आता है सारा गुड्स कहलाएगा, ठीक है। नाउ ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेस पर्सन, ध्यान से सुनो, एक बिजनेस पर्सन, और कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेस पर्सन खुद के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विथड्रॉ करता है, ठीक है। जैसा मेरा शॉप है, ठीक है, तो मेरे को
5,000 रुपए का जरूरत था, ठीक है। तो मैंने दुकान से, अपने दुकान से 5,000 लिया, ठीक है, अपने दुकान के गले में से 5,000 निकाला, तो वो 5,000 ड्रॉइंग कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी होता है ना, बिजनेस और जो बिजनेस ओनर होते हैं, सेपरेट होता है दोनों, ठीक है, दोनों सेपरेट होता है। वो सब आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई होगा, ठीक है, बताएंगे आपको वो भी। तो चलो अभी उसको छोड़ दो, नॉर्मल समझो कि ड्राइंग क्या कहलाता है। जब एक बिजनेस पर्सन, ओनर अपने बिजनेस से खुद के पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ करता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। चलो लिख देते हैं, ठीक है, विड्रॉवल ऑफ मनी बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। नाउ स्टॉक किसको बोलते हैं, तो हमने वाउचर देखा, ठीक है, गुड्स, ड्राइंग्स। नाउ स्टॉक किसको बोलते हैं लेफ्ट ओवर गुड्स, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म हुआ, अकाउंटिंग पीरियड ध्यान से सुनो, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और खत्म होता है 31 मार्च। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपके लिए ईयर अब जनवरी में नहीं शुरू होगा, दिसंबर में नहीं खत्म होगा। हमेशा ध्यान से जब भी अकाउंट्स बनाओ या जब भी कॉमर्स के क्लास में रहो, कॉमर्स बुक्स खोलकर बैठो, तो याद रखना कि अकाउंटिंग पीरियड आपके लिए साल शुरू होगा कब, अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल और खत्म होगा 31 मार्च को, ठीक है। तो आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड जो भी गुड्स आपके पास बच रहा है वो कहलाएगा स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेशनरी, जैसा कि वही एग्जाम्पल पुराना, ठीक है, स्टेशनरी का शॉप है मेरा, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2023, ठीक, 31 मार्च 2023 के बाद जितने भी मेरे पास गुड्स बचे, जितने भी स्टेशनरी आइटम्स बचे, वो सारे मेरे स्टॉक कहलाएंगे, ठीक है। नाउ डेटर्स और क्रेडिटर्स में खास करके कंफ्यूजन बहुत होता है, अभी तक हमको होता है तो आपको तो होगा ही अभी, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, डेटर्स उसको बोलते हैं जो हमको पैसा देगा, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया हिंदी में, ठीक है, जो हमको पैसा देगा। ऐसा होता है ना बिजनेस में कि कोई जाना पहचाना आदमी आ गया, चलो दोस्त आ गया, ठीक है, स्टेशनरी का शॉप था मेरा, उसने कुछ लिया, बुक खरीदा उसने, तो उसने बोला मेरे को कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, सुनना मैं 1 वीक के बाद तुमको दूं, तो तुमको पैसा इसका आकर दे दूंगा, ठीक है। तो पैसा 1 वीक के बाद देगा तो वो मेरा डेटर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे मेरे को पैसा मिलना है इसलिए वो डेटर कहलाएगा, ठीक है, जो हमको पैसा देगा। और हमको मतलब किसको, बिजनेस पर्सन को, हमको मतलब बिजनेस पर्सन को, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नाउ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स उसको बोलते हैं जिसको, देखो हिंदी हैंडराइटिंग पे मत जाना भाई बहुत, जिसको हम पैसा चुकाएंगे। एक बार देखिए जरा मेरा हिंदी हैंडराइटिंग कैसा दिखता है। तो क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिसको हम पैसा चुकाएंगे, समझ में आ रहा है ना, जिसको हम पैसा चुकाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो होता है, जैसे मैंने स्टेशनरी आइटम मैं खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रही हूँ, कहीं से लाकर, कहीं से खरीद कर ला रही हूँ, ठीक है, तो मैंने वहां पे खरीदने गया, तो चलो मेरे पास पैसे कम पड़े हैं, तो अब हम उसको बोल रहे हैं कि अगले बार जब आएंगे आपके पास सामान लेने तब आपको इसका पैसा, इतना जो भी बचा है पैसा आपको देंगे, तो वो मेरे लिए क्रेडिटर हुआ, हम उसको पैसा चुकाएंगे, ठीक है। तो डेटर मतलब जो हमको पैसा देगा, ठीक है। नाउ क्रेडिटर मतलब जिसको हम पैसा चुकाएंगे। क्लियर है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही लिख लो कॉपी में, ठीक है, हिंदी में ही लिख लो, कोई टेंशन कोई लोड वाली बात नहीं है, हिंदी में ही लिख लो, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्लियर होगा। नाउ इस पे आते हैं, ठीक है, एक बार देखो कि क्लियर है कि नहीं, खास करके हिंदी हैंडराइटिंग। नाउ रिसिप्ट्स, तो रिसिप्ट्स भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। रिसिप्ट्स उसको बोलते हैं पैसा मेरे को मिल रहा है, पैसा आ रहा है, रिसीव कर रहे हैं हम पैसा, ठीक है, तो रिसिप्ट हुआ मेरे लिए, ठीक है। नाउ रिसिप्ट 2 टाइप का होता है,
कैपिटल नेचर का एंड रेवेन्यू नेचर का, ठीक है ना। अगर मैंने कोई ओल्ड अपना दुकान में शेल्फ बनवाया था मैंने, ठीक है, काफी पुराना हो गया था, मेरे को उसको चेंज करने का मैंने, तो मैं वो OLX पे बेच रही हूँ, ठीक है, उसको मैंने OLX पे बेच दिया। वो कैपिटल नेचर का था, वो फर्नीचर, वो शेल्फ, ठीक है, बुक शेल्फ जो था, स्टेशनरी का शॉप है भाई, शेल्फ होगा, बुक शेल्फ होगा, ठीक है, तो वो बुक शेल्फ कैपिटल नेचर का था, ठीक है, डेली तो मैं नहीं जा रही हूँ बेचने, तो वो कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स, क्योंकि मैंने कैपिटल गुड्स बेचा और उससे मेरे को पैसा मिला है, तो वो जो पैसा मिलेगा, रिसीव करेंगे हम, वो कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना। डेली मैं जिन गुड्स पे डील कर रही हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, वही पुराना एग्जांपल, स्टेशनरी के आइटम्स में डील कर रही हूँ, ठीक है, स्टेशनरी गुड्स बेच रही हूँ, ठीक है, तो डेली जिस पे डील कर रही हूँ, मार्कर मैंने बेचा, बुक बेचा, पैसा आया, कॉपी बेची, पैसा आया, ठीक है, पेंसिल बेचा, पैसा आया, पेन बेचा, पैसा आया, तो वो सारे पैसे जो आ रहे हैं वो कहलाएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या होता है कि पैसा पहले पे किया जाता है, उसके बाद उसका फायदा उठाया जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फोन रिचार्ज, आप रिचार्ज एक बार करते हो, ठीक है, उसके बाद उस रिचार्ज का लुत्फ उठाते हो ना, ठीक है, पूरे जो भी, अगर 1 साल के लिए करा रहे हो 1 साल तक चलेगा, 1 मंथ के लिए करा रहे हो 1 मंथ तक चलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में आप समझ लो प्रीपेड रिचार्ज, चलो फोन रिचार्ज, ठीक है, फोन रिचार्ज, वैसे खर्चे को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। लाइक सपोज प्रीपेड एक्सपेंसेस में मैंने किसी अपने जो भी काम पे आ रहा है, जो भी आदमी, ठीक है, उसको मैंने कुछ पैसा एडवांस में दे दिया, अभी तक वो काम नहीं किया है उस चीज का, ठीक है, तो वो तो मेरा एक्सपेंस हुआ, मैंने एडवांस में उसको पैसा दे दिया, ठीक है। प्री पे किया है, उसको काम करने से पहले पे किया है, प्री पे किया है, तो प्रीपेड एक्सपेंस होगा ना। वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग को हम पोस्ट पेड कहेंगे, ठीक है, क्या, पोस्ट पेड। लाइक सपोज कोई मेरे यहाँ मेरी दुकान में काम कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा मंथ चल रहा है, जून पूरा काम कर लिया उसने, अब जून के एंड में मैं उसको पैसा दे रही हूँ उस काम का, काम पहले हो रहा है, पैसा बाद में दिया जा रहा है, पोस्ट पेड कहलाएगा। या फिर आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा जो बचा हुआ है, उसका काम कर लिया, अब उसका पैसा बचा हुआ है, यहाँ पे उसको पैसा मिलेगा, पोस्ट पेड, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझ में आया, ठीक है। नाउ कॉस्ट, तो कॉस्ट उसको बोलते हैं जो एक गुड्स बनाने में जितना भी खर्चा आपका हुआ, जो भी कॉस्ट इनकर हुआ, खर्चे इनकर हुए, ठीक है। लाइक सपोज इस मार्कर को बनाने में 10 रुपया लगा, तो वो 10 रुपया कॉस्ट कहलाएगा। मैन्युफैक्चर करने में 10 रुपया लगा है, तो 10 रुपया कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। फिर है एंट्री, तो जैसा ट्रांजैक्शन मैंने बताया था, ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, अभी आप भी आगे रिकॉर्ड करोगे, तो वो सारे रिकॉर्डिंग्स को एंट्री बोलते हैं। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन सेवरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसको बोलते हैं एंट्री, ठीक है ना। बैड डेट्स, तो बैड डेट्स उसको बोलते हैं, लाइक सपोज मैंने 10,000 रुपया अपने किसी फ्रेंड को दिया था, ठीक है, अब मैं मांग रही हूँ, वो वापस कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को पता चल गया कि वो पैसा डूब गया, नहीं मिलने वाला है अब कभी वापस मेरे को, तो वो क्या कहलाएगा, बैड डेट्स, ठीक है। मतलब पैसा डूब जाना, पैसा डूब गया मतलब वो बैड डेट हो गया, ठीक है। ये सिंपल मीनिंग है इन सारे वर्ड्स का। तो इसीलिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो आपको थ्रू आउट आपके कॉमर्स जर्नी में हेल्प करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। फिर उसके बाद है इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट में वैसे ही मेरे फ्रेंड का कोई कंपनी, ठीक है, मैंने उसमें 50,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट किया मैंने 50,000, अब वो किसी रीजन के चलते, चलो वो बिजनेस नहीं रन कर पाया होगा अच्छे से या फिर कुछ भी, ठीक है, उसका बिजनेस डूब गया, ठीक है, बिजनेस डूब गया। अब बिजनेस डूब गया है, मेरे को पता है कि अब उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, डूब चुका है पूरा, बुरा हालत है उसका, तो वो 50,000 तो मेरे को वापस करेगा नहीं, ठीक है। तो
इस केस में आई विल डिक्लेयर हिम एज इंसॉल्वेंट। क्या? आई विल डिक्लेयर हिम एज इंसॉल्वेंट। अब वो मेरे को पैसा वापस नहीं देने वाला है, ठीक है। सो आई विल डिक्लेयर हिम एज इंसॉल्वेंट। नाउ इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर 28 कहां लिखोगे? यहां लिख लो, आज का लास्ट टर्म सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट तो हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब फिर से वही एग्जांपल, मैंने अपने फ्रेंड के कंपनी में 50,000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है। उसका वो कंपनी अच्छे से चला रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो वो पैसा मेरे को वापस करेगा। तो जब वो पैसा मेरे को वापस करेगा, जब वो मेरे को पैसा वापस करेगा, तो आई विल डिक्लेयर हिम एज सॉल्वेंट, कि वो इस स्टेट में है कि वो मेरे को पैसा वापस कर सके, ठीक है। तो वो मेरे लिए इंसॉल्वेंट होगा। पैसा डूब रहा है, बैड डेट्स, ठीक है। पैसा कोई अगर आपको वापस नहीं कर पा रहा है, उस स्टेट में नहीं है कि वो आपको पैसा वापस करे, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। अगर उस स्टेट में है कि वो आपको पैसा वापस कर सकता है, तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये बेसिक टर्म्स जो भी थे, 28 बेसिक टर्म्स हमने किया, तो वो क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स करेंगे, और फिर कुछ और थोड़े से बेसिक टर्म्स बाकी है, बहुत ज्यादा तो नहीं बाकी होंगे, 4, 5, 6, 7 बाकी होंगे, तो फिर वो करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप अब ये सब आपको अच्छे से क्लियर होगा। बुक का मीनिंग, डेफिनेशन आपने पढ़ लिया होगा, चलो समझ में आया होगा, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया होगा तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा। अब कभी मत भूलना ये सारी बातें जब तक आप कॉमर्स फील्ड में रहोगे, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्लास 11 में नए हो, हम इधर नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। बाय।